नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान और बायोलॉजी की कंटिन्यू क्लासें आपको दे रहे थे, लेकिन कुछ समय के अंतराल में आपको जो लगातार क्लासें मिल रही थी उनमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिससे आपको लगातार क्लासें नहीं मिल रही थी। लेकिन आज से हम एक और सब्जेक्ट आपके साथ ऐड कर रहे हैं, वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी अर्थात विश्व भूगोल। विश्व भूगोल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैपिंग। वैसे विश्व भूगोल में आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कर दिया गया है, वो है एशियन कॉन्टिनेंट अर्थात एशिया महाद्वीप। बशर्ते उससे पहले मुझे ये पढ़ाना चाहिए था, जो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बाय द वे, टेंशन की कोई बात नहीं, ये फर्स्ट क्लास है वह विश्व भूगोल की, वर्ल्ड मैपिंग की। तो वर्ल्ड मैपिंग में सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि मैपिंग अगर आपने सीख ली ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी बहुत ईजी हो जाती है पढ़ना, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं, समझने का सब्जेक्ट है, क्योंकि एक प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। और प्रैक्टिकल तभी समझ में आता है, जब तक आप करोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको चीज़ें कैसे समझनी है, कैसे आपके सामने चीज़ों को समझाया जाएगा, ये सब चीज़ों को आपको फोकस करना है। लिखने से ज़्यादा, देखने से ज़्यादा समझने की कोशिश है, देखें और समझें। ज़्यादातर कि मेरा यही उद्देश्य रहता है कि आप लिखने से ज़्यादा डायरेक्ट लेक्चर को ही एक बार में समझ जाएं, एक बार से दो बार में, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। कहानी नुमा चीज़ों को, मैं तो हिस्ट्री को भी कहानी नुमा बताता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री को अगर कहानी नुमा नहीं बताया जाएगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं हिस्ट्री में ज़्यादा फोकस करता हूँ कहानी नुमा बताने की। हिस्ट्री एक टफ सब्जेक्ट है, लेकिन ज्योग्राफी उसी के आधार पर थोड़ा ईजी सब्जेक्ट पड़ जाता है। ज्योग्राफी बहुत टफ सब्जेक्ट है, लेकिन अगर उसको मैपिंग अर्थात नक्शे के आधार पर पढ़ा जाएगा तो बहुत ईजी हो जाता है। तो चलिए, सबसे पहले हमारी जो क्लास है वो है मैपिंग फर्स्ट की। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्चुअली मैप कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किन किन मैपों का मुझे अध्ययन करना है। अगर बात मैप की जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला राजनैतिक मैप। राजनैतिक मैप या मानचित्र, इसी को नक्शा बोलते हैं। दूसरा होता है आपका राजनीतिक मानचित्र। दूसरा होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक को ही बोलते हैं फिजिकल मैप, या और राजनीतिक को बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। एक होता है विषय, विषय के आधार पर मैप मानचित्र अर्थात थेमेटिकल मैपिंग बोलते हैं उसको। थेमेटिकल मैपिंग जैसे कि सब्जेक्ट यानी विषय के आधार पर, जैसे आप देखते हैं मैपिंग में रेलवे का कोई मानचित्र है, उसमें केवल और केवल रेलवे से संबंधित चीज़ें मिलेंगी कि ये ट्रैक इधर से, ये रेलवे स्टेशन इधर से, ट्रैक इधर से, ये एक दूसरे को जोड़ते हैं। वहाँ पर केवल आपको एक ही विषय के बारे में जानकारी, उसको बोलते हैं थेमेटिकल मैपिंग। थेमेटिकल मैपिंग जैसे आपको कभी, जैसे आपने देखा कि बस स्टेशन पे आप गए तो वहाँ पर उसका जो मैप होगा पूरा का पूरा बस से के रूट से रिलेटेड होगा और कुछ उसमें नहीं दिया जाएगा। वहीं पर अगर आप रेलवे स्टेशन जाएंगे तो रेलवे से रिलेटेड आपको मैप मिलेगा, उसमें और कुछ नहीं दिया जाएगा, रेलवे के ट्रैक के बारे में बताया जाएगा, ये स्टेशन यहाँ पर इतने किलोमीटर दूरी पर है, ये रूट है, ठीक है। उसी आधार पर अगर आप एयरपोर्ट जाएंगे तो एयरपोर्ट के आधार पर आपको मैप नहीं, तो उसे बोलते हैं थेमेटिकल मैप, यानी विषय मैप, विषय मानचित्र, ठीक। वहीं पर मानचित्र जो है, मानचित्र की सबसे पहले खोज मार्केली ने की थी। मार्केली नामक एक व्यक्ति ने की थी, मार्केली, ठीक। मार्केली नामक एक व्यक्ति ने सबसे पहले नक्शा बनाया था। नक्शा होता क्या है ये भी जान लो। नक्शा की अगर बात की जाए तो जो हमारी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी, इस पृथ्वी को या पृथ्वी किसी हिस्से को किसी कागज़ पर या किसी कपड़े पर उसको इंडिकेट कर देना, उसके नक्शे को, उसके आकृति को के आधार पर एक चित्र बना देना, उसको बोलते हैं मानचित्र। मानचित्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें सारी चीज़ें नपी तुली होती हैं कि ये चीज़ यहाँ से इतने किलोमीटर है, ये चीज़ यहाँ से इतने किलोमीटर है, ये जो बाउंड्रीज हैं, सीमाएं हैं, ये इतने इतने किलोमीटर की पर फैली हुई हैं, इसलिए उसको मानचित्र बोलते हैं, ठीक। चित्र और मानचित्र यानी मपातुला चित्र को मानचित्र बोल देते हैं। मार्केली ने सबसे पहले बनाया था। तो मार्केली ने जो मानचित्र बनाया था, उन्होंने जो पुस्तक बनाई थी, उस पुस्तक में उन्होंने एक चित्र बनाया था। उस चित्र में था, आप देखते होंगे, उसको एटलस बोलते हैं, कि ऐसे जो हमारा ग्लोब होता है, ग्लोब को एक आदमी ऐसे अपने सिर पर रखे हुए होता है, ठीक है, ऐसे उसका ऐसे पकड़े हुए होता है।
तो उसको एक्चुअली में उसका नाम है एटलस। ग्रीक भाषा में एटलस एक देवता होता है, या कहीं कुछ आपको राक्षस मिलेगा, उस देवता या राक्षस को एटलस बोला जाता है। तो इसलिए आप साइकिल वाइकिल देखते होंगे, जो एटलस कंपनी की साइकिलें हैं, उन साइकिलों में भी बना होता है ऐसे एक इंसान बना होता है, ऐसे उस पर ऊपर ऐसे ग्लोब लिए पकड़ा होता है, उसको एटलस बोलते हैं। एटलस का कहना मतलब यानी कि पूरी पृथ्वी पर एक गोल गोल आकार पर उसका यानी पृथ्वी, उस पर इसलिए ग्लोब बनाया जाता है, मानचित्र बनाया जाता है, ताकि ये पता चले कि कौन सा देश किस देश के सामने अपोजिट पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी हमारी क्या है, गोल है, इसलिए। अगर बात की जाए राजनीतिक मानचित्र की, राजनीतिक मानचित्र में अंतर ये है कि जैसे भारत का मानचित्र आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ गया है। स्क्रीन में आप देखिए, इसमें स्टेट वाइज कलर बने हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश का अलग कलर होगा, मध्य प्रदेश का अलग कलर होगा, जम्मू कश्मीर का अलग कलर होगा, बिहार का अलग कलर होगा, झारखंड का अलग कलर होगा। अर्थात वे स्टेट्स, वे राज्यों का कलर एक दूसरे से डिफरेंट होगा, जो जिनकी सीमा एक दूसरे से टच करती होंगी, ताकि ये पता चले आसानी से मुझे कि इस राज्य की सीमा इतनी दूरी तक है, इस यहाँ से ये कलर है तो ये दूसरा राज्य है, ये कलर है दूसरा राज्य। मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र में आप किसी भी राज्य को किसी भी कलर से इंडिकेट कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर जो प्राकृतिक मानचित्र होता है, यानी क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिकल फिजिकल मानचित्र, फिजिकल मैप, तो फिजिकल मैप में आप देखेंगे उसमें फिजिकल मैप पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन समझना, अगर समझ गए तो फिजिकल मैप ज़्यादा ज़रूरी है। राजनीतिक मैप में क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो उसमें समझने की कोई बात नहीं है, लेकिन फिजिकल मैप में कुछ लिखा नहीं होता, केवल इंडिकेट किया जाता है, दर्शाया जाता है। अच्छा भूरा कलर है तो भूरा कलर जो है उससे ब्राउन कलर से जो पर्वत पठार को इंडिकेट किया जाता है, इसलिए उसमें आप अपने मन मुताबिक कलर से कलर नहीं कर सकते, रंग से कलर नहीं कर सकते, रंग नहीं सकते हैं। रीजन, क्योंकि उसमें अगर आप पर्वत को ग्रीन कलर से कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पर्वतों को ब्राउन कलर से बताया जाता है। जैसे हवाई जहाज वगैरह उड़ रहे हैं तो उड़ रहे हैं, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, तो उनके सामने जो मानचित्र है वहाँ पर ब्राउन की जगह आपने ग्रीन कर दिया, तो उन्हें लगा अच्छा ये मैदानी क्षेत्र है, जाके लड़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि यहाँ पर्वत है। अब ग्रीन मैदानी क्षेत्र है तो उस आधार पे उस हाइट से उड़ाते हैं, पर्वतीय क्षेत्र है तो उस आधार पर उड़ाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए ब्राउन कलर से पर्वतों को ही इंडिकेट किया जाता है वहीं पर। लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे पता चले किस पर्वत की ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर पर्वत ज़्यादा ऊंचा है कि कम ऊंचा है, ये कैसे पता चलेगा। तो ये ऐसे जानकारी दी जाती है कि जो जितना ज़्यादा ऊंचाई होती है उतना गड्ढा रंग कर दिया जाता है, उतना डार्क वो कलर कर दिया। जैसे ब्राउन कलर पर्वतों को इंडिकेट करने के लिए ब्राउन कलर का हम इस्तेमाल करते हैं, तो उस ब्राउन कलर को जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना ज़्यादा उसको डार्क कर दिया जाता है। तो और जितनी हाइट कम होगी उस हिसाब से कलर को हल्का हल्का कर दिया जाता है। आप ये जो फिजिकल मैप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें आप देखिए जो मैदानी क्षेत्र है वो ग्रीन है, लेकिन जो डाउन एरिया है वो ज़्यादा ग्रीन आपको बना दिया जाता है, ताकि ये पता चले इससे ये पता चलता है कि जो ज़्यादा डार्क ग्रीन एरिया है, मैदान में क्या है हल्का फुल्का फर्क रहता है, इसलिए ग्रीन में ज़्यादा डार्क और लो इसमें फ़र्क नहीं दिखाया जाता है, लेकिन हाइट और लो में फ़र्क दिखाया जाता है। वहीं पर अगर आप मध्य भारत में देखेंगे पर्वत पठार, वहाँ पर जो कलर है ब्राउन कलर वो हल्का हल्का है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहीं पर ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, जैसे देखिए आप जहाँ जहाँ ब्लू कलर है वो समुद्री है, यानी वहाँ पानी है, और पानी में आप समुद्र में कैसे जानेंगे कितना गहराई कितना क्या है, इसलिए ब्लू में भी डार्क ब्लू जहाँ पर है ये जान लीजिए वो नॉर्मल ब्लू से डार्क ब्लू वाला एरिया ज़्यादा गहरा है। इस प्रकार से स्पेशली इन 3-4 कलर का इस्तेमाल किया जाता है, ब्राउन, डार्क ब्राउन, लो ब्राउन, ठीक है, और वहीं पर ग्रीन, ब्लू, डार्क ब्लू, इन सारे कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये विषय है, इसमें कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं आप, क्योंकि इसमें यही चीज़ बताया जाता है ट्रैक के अकॉर्डिंग कि ये ट्रैक ये रेलवे स्टेशन, इस रेलवे स्टेशन इतने 0 किलोमीटर दूरी पर है, इन रेलवे स्टेशनों के बीच में ये स्टेशन पड़ते हैं, ये आपका रूट है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो थेमेटिकल मैप इसको बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप इसको बोलते हैं, प्राकृतिक को बोलते हैं फिजिकल मैप, इसे बोलते हैं थेमेटिकल मैप। ठीक है, गर्मी बहुत है, पसीना बहुत निकल रहा है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ अपने
हमारे लेक्चर पे फोकस करना है, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बेस है। किसी भी चीज़ की अगर आप बेस समझ गए ना, उसके आगे चीज़ मैं कैसे भी बताऊँ आपको आसानी से समझ में आती रहेंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इस वाले लेक्चर को नहीं समझेंगे तो आगे आपको समस्याएं बढ़ती रहेंगी, ठीक है। तो एटलस मार्केट, एक पुस्तक आती है ऑक्सफोर्ड मतलब उसमें मैप का कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ मैप यू हैव कॉल्ड ऑक्सफोर्ड, ठीक है। तो वो अगर आपको मिल जाए आसानी से तो अच्छी बात है, क्योंकि वो आपको मतलब बेस तैयार करने में, पूरी ज्योग्राफी तैयार करने में, वर्ल्ड ज्योग्राफी और नेशनल ज्योग्राफी दोनों को तैयार करने में काफ़ी सहूलियत आपको मिलेगी, काफ़ी आसानी से आप उसको ज्योग्राफी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर मैं चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड ले लीजिए, आपके लिए ज़रूरी है। तो और आपके रूम में ये मैप, 2 मैप तो होना कंपलसरी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी राजनीतिक मानचित्र और प्राकृतिक मानचित्र का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर आपको मैं ब्लैंक मानचित्र दूंगा, ब्लैंक मैप दूंगा, उस पर आपको इंडिकेट करना होगा, ठीक है। तो ये सारा आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, और छोटी छोटी चीज़ें अगर नहीं आती तो बड़ी बड़ी चीज़ें आने के बावजूद भी आप फंस सकते हैं। इसलिए बड़ी बड़ी चीज़ें आना आसान है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को अगर जानकर आप बड़ी बड़ी चीज़ों को जानेंगे तो काफ़ी आसानी रहेगी, ठीक। चलिए, अगर आपसे बात की जाए वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। आप देखें, ये गोला है, गोला यानी पृथ्वी, ठीक। क्योंकि पृथ्वी क्या गोल है? पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी हमारी जोड़ है। ये है, ये जियोड है, ठीक। क्लियर? कहने का तात्पर्य है जैसे ये यहाँ उभरा हुआ, तो इसको हम, अगर इसको हम गोल करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं हम गोल। क्लियर? ये अर्थात ये जो उभरा हुआ एरिया है इसको काट के यहाँ सेट कर दें, ठीक है। ये जैसे ये वाला एरिया आपका है, ये उभरा हुआ, इसको काट के इधर सेट कर दें, एक दूसरे काट के एक दूसरे सेट कर, इस आधार पे बता दें कि पृथ्वी मेरी गोल है। तो जो पृथ्वी का पचकी पुचकी है, पचकी है, कहीं उभरी है, कहीं पचकी, कहीं पुचकी, तो उस सबका एक बेस के आधार पे, एक आधार, एक एवरेज के रूप में बता देते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ये गोला है, ठीक है, इसको अगर आप 2 भागों में डिवाइड कर दें, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। इस पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरेगी। आप देखिए, ये रेखा पूरे गोले को 2 भागों में डिवाइड कर रही है, ठीक है। एक गोला है और गोले को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, गोला, और गोले को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। गोला क्या है? आधा आधा हो गया, तो क्या बोल सकते हैं इसको? गोलार्ध। क्या है? अब ये क्या है? गोलार्ध है। लेकिन आप गोलार्ध में देखेंगे कि ये जो रेखा आपको 2 भागों में डिवाइड कर रही है, ये क्या है? ये क्या है? इसके बीचों बीच से जा रही है, पृथ्वी के बीचों बीच से जा रही है, भूमि के मध्य से जा रही है, इसलिए इसको हम बोल क्या सकते हैं? भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा बोल सकते हैं। क्लियर? बीचों बीच से रेखा जा रही है। इसी को आप देखिए, ये गोला और ये गोला दोनों समान है, इन दोनों गोलों को समान अंतर के आधार पर डिवाइड कर रहा है, इसलिए इसको आप एक नाम और दे सकते हैं, समानांतर रेखा, ठीक है। क्योंकि दोनों के बीच समान अंतर है, इसलिए इसको समानांतर रेखा बोल दिया जाता है। इसी को ज्योग्राफी की भाषा में अगर बताया जाए, तो आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल की भाषा में इसको बोला जाता है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। लेकिन कुछ बच्चे इसमें इंग्लिश मीडियम के होंगे, उनके लिए बता दूं, दोनों भागों के बराबर बराबर भागों में डिवाइड करिए, यानी इक्वल इक्वल, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर, इक्वेटर। क्लियर? तो इस प्रकार से इसको हम 3 से या 4 नामों से जानते हैं, समानांतर रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और इक्वेटर रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर रेखा। तो ये हुआ। लेकिन अगर बात की जाए कि
इसमें ये जो समानांतर रेखा है, समानांतर रेखा इसको बीचों बीच से डिवाइड तो कर रही है, लेकिन दो ऐसी रेखाएं हैं होने का कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो हमारी पृथ्वी है 23.5 डिग्री अपने अक्षांश पर झुकी हुई है। देखिए जैसे कि ये ग्लोब है, सॉरी ये कोण है, अगर ये कोण जैसे बता दें कि टोटल कोण 100 डिग्री का है, ठीक, अक्षांश 100 डिग्री, अगर ये अक्षांश आपका 23 डिग्री 23.5 डिग्री का है तो ये बचा हुआ जो कोण होगा कितने डिग्री होगा, 66.5 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर ये वाला कोण 23.5 डिग्री अक्षांश पर का है तो ये वाला कोण भी 66.5 डिग्री का ही होगा। सिंपल सी बात है। तो इसी प्रकार से हमारी जो पृथ्वी है, जैसे हम ये हैं, हम ऐसे खड़े हैं, तो आप ये अगर हम मान लें कि 66.5 डिग्री ये वाला एरिया और पीछे वाला 23.5 डिग्री, तो टोटल 100% ही तो ना है, तो टोटल 100 ही, तो 100 को अगर दो भागों में एक अगर 23.5 डिग्री होगा, दूसरा बचा हुआ क्या आ जाएगा 66.5 डिग्री। तो हमारी जो पृथ्वी है 23.5 डिग्री अपने अक्षांश पर झुकी हुई है, तो वो 23.5 डिग्री। एक चीज़ और बता दूँ, ये जब ये रेखा समानांतर रेखा इस गोले को दो भागों में डिवाइड कर देती है तो इसको बोल देते हैं, तो ये गोलार्ध हो गया, लेकिन ये ऊपर है इसलिए इसको उत्तरी गोलार्ध बोल देते हैं। क्लियर? इसको बोल देते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, ये हो गया। अब ये जो पृथ्वी में 23.5 डिग्री अक्षांश पे झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री अक्षांश में अगर एक कहते झुकी है तो दूसरी तरफ क्या बचा हुआ कोण क्या है 66.5 डिग्री। देखिए तो ये जो हमारा एंगल है, ये सपोज दैट इसको हम मान लें 23.5 डिग्री, कितना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी लाइन बोल दो। एक यहाँ से हम ले जा रहे हैं 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी और 23.5 डिग्री उत्तरी। गोलार्ध को इंग्लिश बोलते हैं, ये पूरा क्या स्फीयर हो, गोले को स्फीयर बोलते हैं। तो गोले को दो भागों में अगर डिवाइड कर दिया गया तो क्या बोलेंगे, हेमीस्फीयर। क्या बोलेंगे, हेमीस्फीयर। तो इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध को नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, इसको साउदर्न हेमीस्फीयर। ठीक, इंग्लिश में हेमीस्फीयर बोलते हैं। इस प्रकार से अगर आप देखें इस ये 23.5 डिग्री जो उत्तरी रेखा है इसको हम बोलते हैं कर्क, हिंदी में बोलते हैं कर्क, इंग्लिश बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लेकिन इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, क्लियर। लेकिन एक चीज़ और, ये तो 23.5 डिग्री हो गया, एक रेखा है जो और 66.5 डिग्री अक्षांश बचा, 23.5 हो गया, 66.5 बचेगा। तो अगर इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूँ ताकि बाद में प्रॉब्लम्स ना हो समझाने में आपको चीज़ें, ठीक है। ये 23.5 डिग्री, क्लियर, आगे आइए। ये है 66.5 डिग्री, ये है 66.5 डिग्री, ये नीचे है, इसको बोल देंगे दक्षिणी 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको बोल देंगे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में है। क्लियर। अब देखिए एक चीज समझिए, इसको बोलते हैं आर्कटिक रेखा, आर्कटिक, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक, अंटार्कटिक। ठीक, आर्कटिक और अंटार्कटिक। दक्षिण में 66.5 डिग्री को अंटार्कटिक और उत्तर में 66.5 डिग्री को आर्कटिक बोलते हैं। क्लियर, इतना समझ में आया। अब देखिए, अब हमारा जो सूर्य है, क्या सूर्य, सूर्य की अगर बात की जाए तो सूर्य जो है केवल और केवल इतने ही एरिया में घूमता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कर्क और मकर के बीच में 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में ही सूर्य रहता है, ना तो इसके ऊपर जाता है ना इसके नीचे जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप सोचिए, एक ये मान लो कि सुबह और शाम, ये इसको सुबह मान लो, इसको शाम, इसको शाम, इसके सुबह। तो सुबह जब होती है तो आप देखिए सूर्य की किरणें थोड़ा कम
पावर में होती है। लेकिन जैसे जैसे 8 बजे के बाद, गर्मियों के दिनों में 9 बजे के बाद, आप देखिए 12 बजे के बाद बिल्कुल चलचलाती धूप पड़ती है, ज़बरदस्त। ठीक है, उस धूप में आप में से कोई भी निकल नहीं सकता, ना हम ना आप, क्योंकि ये मर्जी नहीं करते, क्योंकि अब मजबूरी में तो बात ही दूसरी है, निकलना पड़े, लेकिन कोई भी निकलना नहीं चाहता, इतनी चलचलाती हुई धूप पड़ती है। तो आप सोचिए, ये जो एरिया है इसके ना तो इधर सूर्य जाता है, ना ही इसके नीचे इधर सूर्य आता है, ये ठीक, ये। अब आप सोचिए, अगर सूर्य यहाँ से ऊपर जाएगा तो एक बार यहाँ पर मिलेगा, और सूर्य अगर एक बार यहाँ से नीचे आएगा तो यहाँ पर पूरा ज़बरदस्त तरीके से अपना प्रभाव दिखाएगा, प्रचंड रूप दिखाएगा। गर्मी के दिनों आप देखिए, पर डे दोपहर 8 बजे के बाद शाम के 4 बजे के बीच में क्या ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है, लाजवाब टाइप की गर्मी पड़ती है, एकदम धड़ाकेदार। इस 8 बजे के पहले उधर 4 बजे के बाद आप देखिए सूर्य की गर्मी थोड़ी कम पड़ जाती है। अच्छा, वही चीज़ यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब सूर्य 23.5 डिग्री दक्षिण से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जाता है, तो इस एरिया में आप देखिए, या सूर्य तो इसके आगे जाएगा नहीं, तो यहाँ से झांक सकता है, यहाँ पर इसके क्या है, तिरछी किरणें पड़ेंगी। क्या पड़ेंगी? तिरछी किरणें पड़ेंगी, लंबवत सीधी किरणें नहीं पड़ेंगी। और इधर क्या है, तिरछी किरणें पड़ेंगी, तिरछी किरणें पड़ेंगी, जिसकी वजह से इस एरिया में, इस एरिया की अपेक्षा, इस एरिया में, इस एरिया की अपेक्षा गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। किस एरिया में? इस वाले एरिया में, 23.5 डिग्री वाले के बीच में, 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी के बीच वाला जो एरिया, यहाँ पर ज़बरदस्त गर्मी पड़ेगी। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? क्योंकि यहाँ तो भेज गया, यहाँ से सूर्य यहाँ जा रहा है, यहाँ से सूर्य यहाँ आ रहा है, यहाँ तो घूम ही रहा है, और यहाँ है तब भी यहाँ पर सूर्य प्रकाश पड़ रहा है, यहाँ है तब भी सूर्य में प्रकाश पड़ रहा है। लेकिन जब यहाँ पर सूर्य है तो यहाँ प्रकाश नहीं पड़ रहा है, और जब पड़ रहा है लेकिन वो तेजी नहीं है। यहाँ पर सूर्य है तो यहाँ पर उस तेजी से सूर्य अपना प्रकाश नहीं छोड़ पाएगा। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य है, ये जो वाला, ये जो एरिया क्या होगा, गर्म क्षेत्र होगा। क्या हो जाएगा भाई? गर्म क्षेत्र बोल सकते नहीं? बोलो, बताइए आप लोग, इसको गर्म क्षेत्र बोल सकते हैं ना, क्योंकि ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है, तो गर्म क्षेत्र बोलने में प्रॉब्लम क्या है? लेकिन आप एक चीज़ बताइए कि आप हिंदी पढ़ने आए, ज्योग्राफी या भूगोल, तो आप भूगोल पढ़ने आए, तो इसलिए गर्म को ज्योग्राफिकल भाषा में क्या बोलते हैं? गर्म को बोलते हैं उष्ण। क्या बोलते हैं? उष्ण। और क्षेत्र को बोलते हैं कटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। तो इसलिए कौन सा क्षेत्र है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र है। कैसा है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र। क्लियर? उष्ण कटिबंध क्षेत्र को बोलते हैं टॉरिड, टॉरिड जोन, टॉरिड जोन। ठीक, उष्ण कटिबंध वाले एरिया को क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए आगे, ये जबरदस्त गर्मी वाला क्षेत्र है। अब आगे आइए, अब यहाँ पर सूर्य क्या है, थोड़ा कम पड़ रहा है, ठीक है, तो क्या यहाँ पर ठंडी पड़ेगी? पड़ेगी, लेकिन क्या है, कम ठंडी पड़ेगी, लेकिन कम पड़ेगी। कब? जब सूर्य यहाँ है तो यहाँ पर ठंडी पड़ेगी, क्योंकि अब उतनी तेज़ी से सूर्य का प्रकाश यहाँ नहीं पहुँच रहा है, तो यहाँ ठंडी। लेकिन जब सूर्य यहाँ पहुँचा तो क्या पड़ेगी? गर्मी पड़ेगी। तो गर्मी करेंगे तो क्या बोलेंगे? उष्ण बोल देंगे। ठीक है, लेकिन ठंडी और गर्मी दोनों इस एरिया में ज़बरदस्त पड़ रही है। सॉरी, ज़बरदस्त नहीं, ठंडी भी अच्छी खासी पड़ रही है, गर्मी भी अच्छी खासी पड़ रही है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे अगर मिलाएंगे? तो इसको बोल देते हैं हम शीतोष्ण। क्या बोल देते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। क्योंकि क्या है, शीतोष्ण क्षेत्र है, तो इसको बोल देते हैं शीतोष्ण कटिबंध। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन बोलते हैं। शीतोष्ण कटिबंध को हम इंग्लिश में टेम्परेट जोन बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए, तो यहाँ पर यह शीतोष्ण कटिबंध, तो वही एरिया ये भी है, तो यहाँ भी शीतोष्ण कटिबंध हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात है भैया, शीतोष्ण कटिबंध। तो एक चीज़ पता चल गई, 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध में हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध में हो, उसको हम शीतोष्ण कटिबंध बोल सकते हैं या टेम्परेट जोन बोल सकते हैं। क्लियर? इतना समझ में आ गया? आगे अब एक चीज़ बताइए, इस एरिया में ठंडी और गर्मी दोनों थी, यहाँ सिर्फ और सिर्फ गर्मी थी, यहाँ पर ठंडी और गर्मी। यहाँ पर के बाद सूर्य की किरणें यहाँ पर बिल्कुल नाम मात्र, मतलब अपना वो प्रभाव नहीं दिखा पाती हैं।
इसलिए जब सूर्य किरणें प्रकाश होता है 6-6 महीने का अंतराल हो जाता है, तो इस वाले एरिया में जो ठंडी पड़ती है ज़बरदस्त पड़ती है। तो भाई यहाँ प्रकाश नहीं पड़ा, गर्मी नहीं, तो क्या पड़ेंगे भाई, क्या है, केवल ठंडी है, तो इसको क्या बोलेंगे, शीत कटिबंध। शीत कटिबंध को इंग्लिश में बोलते हैं फेरिड जोन। ठीक, फेरिड जोन ये हो क्या है, शीत कटिबंध। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध बोलते हैं, शीत कटिबंध। 66 डिग्री और 23 डिग्री के बीच वाले क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट जोन, इसको फेरिड जोन। और ये वाला एरिया 23.5 डिग्री के बीच के उत्तरी और दक्षिणी वाले बीच को क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन या उष्ण कटिबंध। उष्ण यानी जबरदस्त गर्मी को उष्ण कटिबंध बोलते हैं। अब देखिए सवाल यहीं से बनना शुरू हो गया, ये यूपीएससी का सवाल बनता है। इतना पढ़ने के बाद भी, मालूम होने के बावजूद भी हम गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी बिल्कुल खगोल कर पूछता है, बिल्कुल अंदर 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 तह के तह खोल कर सवाल पूछना शुरू करता है। चलो देखते हैं भैया। अब उसने कहा कि बताओ बचवा कि सबसे ठंडा एरिया कौन सा है। सभी को पता था भाई शीत कटिबंध वाला एरिया सबसे ठंडा है, लेकिन उसने इससे बोला कि शीत कटिबंध में कौन सा सबसे ठंडा एरिया होता है। क्या पूछा, शीत कटिबंध में सबसे ठंडा एरिया कौन सा होता है। अब देखो यहाँ पर आप यहाँ पर आप देखने की कोशिश करें, अगर इसको आप 1 नंबर 2 नंबर बोल दो, इसको 1 नंबर बोल दो, वैसे ही यहाँ पर देखो इसको भी हम 1 नंबर बोल दें, इसको 2 नंबर बोल दें। क्लियर? तो शीत कटिबंध में भी 2 क्षेत्र आते हैं, एक होता है टुड्रा क्षेत्र, एक होता है टैगा। अब आप खुद ही बताओ 1 नंबर वाला एरिया ज़्यादा ठंडा होगा कि 2 नंबर वाला एरिया ज़्यादा ठंडा होगा, बताइए। 1 नंबर कटिबंध में ज़्यादा ठंडी पड़ेगी या 2 नंबर कटिबंध में ज़्यादा ठंडी पड़ेगी, आप बताएं, बताने की कोशिश करें। तो 1 नंबर क्या है, टुड्रा है, 2 नंबर क्या है, टैगा है। तो इसलिए टुड्रा 1 नंबर वाले क्षेत्र में ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि शीत कटिबंध में भी जो टुड्रा वाला क्षेत्र होता है वो बहुत ही ठंडा क्षेत्र होता है। वहाँ पर जीव जंतु पेड़ पौधे कुछ भी नहीं पाया जाता है, कुछ भी नहीं पाया जाता है टुड्रा वाले क्षेत्र। टुड्रा और टैगा में, टुड्रा में तो जीव जंतु भी नहीं पाए जाते हैं, टैगा में तो बिल्कुल नाम मात्र कुछ हल्का फुल्का पेड़ पौधा हल्का फुल्का एक नाम मात्र का मिल भी जाता है, जीव जंतु नॉर्मली मिल भी जाते हैं, लेकिन टैगा वाले क्षेत्र में कुछ भी नहीं पाया जाता है। फिर ठीक, तो लेकिन फिर एक बार क्वेश्चन पूछ लिया कि बताएं आप लोग कि उष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र में पेड़ की पत्तियां चौड़ी होंगी कि पतली होंगी, बताएं आप लोग। उष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र में पत्तियां चौड़ी होंगी कि पतली होंगी। अब देखो इसको समझने की कोशिश करें। ये वाला जो एरिया है हमारा, ये उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है, हमने आपको बता दिया है ये टॉरिड जोन है। और टॉरिड जोन जो है जबरदस्त गर्मी वाला एरिया है। और आपकी एक चीज़ और भी पता होनी चाहिए, ये जो एरिया होता है ये वाला, इस एरिया में जो गर्मी है ज़बरदस्त पड़ रही है। लेकिन क्वेश्चन ये भी एक पूछ लिया इसने कि बताएं किस क्षेत्र में 2 से 4 बजे के बीच पर डे बारिश होती है। 2 से 4 बजे के बीच पर डे बारिश होती है। तो आपके पता होना चाहिए कि 2 से 4 के बीच किस क्षेत्र में बारिश होती है। ऑप्शन में था मासिन राम, आप बड़ी रंगबाजी के साथ कॉलर को ऊपर किया और मासिन राम को टिक कर दिया। लेकिन आपके पता होना चाहिए मासिन राम पे बारिश होने की कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। क्लियर? लेकिन यहाँ पर की टाइमिंग फिक्स है। अब आपको पता होना चाहिए कि हमने ये क्यों कहा कि 2 से 4 बजे के बीच बारिश होती है। फिक्स टाइम मैंने आपको बोल दी, गलत किया मैंने ना। देखो समझने की कोशिश करो, जब गर्मी का सीज़न आपके यहाँ होता है
ये जो उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र ना, ये ज़्यादातर आपका समुद्री एरिया है। आप मैप में देखिएगा, मैंने जो आपको फिजिकल मैप जो था, प्राकृतिक मानचित्र, उसमें आप देखिएगा ये वाला जो एरिया है उसमें देखने को इसके ये ज़्यादातर एरिया समुद्री क्षेत्र से होकर गुजरता है। तो जब समुद्र में यानी पानी में अच्छी खासी गर्मी पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, देखिए समझने की कोशिश करो भैया। क्या गर्मी पड़ेगी तो क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, इवेपोरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा। जब वाष्पीकरण होगा तो बादल बनेगा, और जब बादल बनेगा तो क्या होगी, बारिश होगी भैया। बारिश इंग्लिश बोलते हैं रेन। इसको हीट, इवेपोरेशन, क्लाउड एंड रेन। ठीक, अब देखो 8 से 12 बजे के बीच आप देखें जबरदस्त गर्मी पड़ती है, 8 से 12 के बीच में। इस बीच में क्या हुआ, देखो पानी गर्म हुआ, वाष्पीकरण हुआ, 12 बजे तक वाष्पीकरण हो गया। अब बादल बन गए, और जबरदस्त वाष्पीकरण हो गया तो बादलों ने कहा भैया सीमा समाप्त हो चुकी है, अब हम छोड़ने वाले हैं। इतनी बात करते करते यानी वाष्पिक गर्म होने से लेकर बादलों तक की बातचीत होने तक की क्रिया में बज गया 2, और 2 बज गया। 2 बजे के बाद मौसम क्या होता है, डाउन होना शुरू हो जाता है, यानी टेम्परेचर क्या हो जाए, डाउन होना शुरू हो जाता है। जब टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है तो बादल फिर बारिश, पानी को रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, वाष्पीकरण, जब टेम्परेचर हाई होगा तो वाष्पीकरण होगा, और जब बारिश होगी तो लो हो जाएगा। क्लियर। तो जब बारिश या टेम्परेचर लो होता है तो जो वाष्प होती, भाप होती है, वो आपके क्या बूंद के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। सिंपल सा एग्जांपल, एक भगोना लें, उसको ढक दें, नीचे लौ जला दें, और जितनी ज़्यादा बारिश भाप बन रही है, जब तक उस ढक्कन पे अच्छी खासी गर्मी लगेगी तब तक उसमें भाप के रूप में पानी चिपका रहेगा। लेकिन जैसे ही उस ढक्कन का टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा, वो वाष्प बूंद के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल, अपना हाथ किसी गिलास में गर्म पानी लो, ऐसे रख दो, रख दिया। अब आप हाथ हटाइए, आप हाथ हटाएंगे तो आपके हाथ में उतना एरिया, जितना एरिया आपका कवर हो चुका होगा, उस पूरे एरिया में भाप चिपक गई होगी, पानी चिपका होगा। लेकिन जैसे ही इस हाथ का टेम्परेचर उस टेम्परेचर के अपेक्षा कम होगा तो यहाँ पर आपका हाथ गीला हो चुका होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी होता ही नहीं हाथ में कि बूंदों में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए वो पूरा का पूरा क्या पानी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको लगता है अच्छा हाँ पानी। तो ये चीज़, तो यहाँ पर 2 से 4 बजे के बीच में बारिश होती है। 2, 3, 4 कुछ भी टाइमिंग दे दे, आपको टिक कर देना है। अब एक चीज़ आपको बताएं, बारिश के मौसम, गर्मी आप देखते हैं, ठंडी के बाद गर्मी आती है हमारे यहाँ। गर्मी में सारे पेड़ पौधे, छोटी मोटी घास फूस जो होते हैं वो जल चुके होते हैं। जल चुके यानी इतनी ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है अगर बारिश नहीं होती है कि वो सारे पत्ते सूख सूख, घास फूस की बात कर रहा हूँ, पेड़ पौधों, बड़े बड़े पेड़ पौधों नहीं, नॉर्मली घास फूस की केवल बात कर रहा हूँ। तो वो जल वल के ख़त्म हो चुके हैं। झाड़ू वाड़ू अगर आप दरवाज़ा लगाते बिल्कुल साफ़ हो चुका था, लेकिन उसी दरवाजे में अगर बारिश शुरू हो जाती तो आप देखिए नए नए पेड़ निकलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ऐसे आपको पेड़ नज़र आएंगे बारिश के सीज़न में, ऐसे ऐसे पेड़ आपको नज़र आएंगे जिसके पहले आपने देखा नहीं होगा। आप सोचिए, जब हमारे यहाँ बारिश के सीज़न में चंद महीने बारिश होती है तब इतने तरह बेतरह के आपको पेड़ नज़र आते हैं। और उस क्षेत्र में जहाँ पर पर डे बारिश ज़बरदस्त हो रही है तो वहाँ पर कितने भयंकर पेड़ होते होंगे भैया। वहाँ तो गर्मी इतनी ज़्यादा गर्मी तो पड़े, लेकिन बारिश हो रही है। अब बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो गर्मी उतना ज़्यादा काम कारगर साबित नहीं हो पा रही कि पेड़ पौधे को झुलसा दे, और ज़बरदस्त पानी मिल रहा है तो भैया बहुत ही ज़्यादा पेड़ होंगे वहाँ, तो खूब ही पेड़ होंगे, और खूब ही पेड़ होंगे। तो एक जो पेड़ बहुत ज़्यादा घने हों, आप देखिएगा जब हमारे यहाँ जब खेत वेत देखिए, खेतों में जब खेतों में फसल बोई जाती तो जिन खेत के अगल बगल पेड़ होते हैं, उन पेड़ों के नीचे आप देखिए पेड़ ज़्यादा, फसल के पेड़ ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। रीज़न ये होता है कि हर पेड़ इस होड़ में लगा रहता है कि मैं आगे बढ़ूँ, सूर्य के प्रकाश सबसे पहले मुझे मिले। तो सूर्य के और उस क्षेत्र में जहाँ ज़बरदस्त पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पर बहुत पेड़ हैं, तो वहाँ के पेड़ क्या होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। क्या होते हैं, लंबे होते हैं।
अब लंबे हो गए क्योंकि सूर्य का प्रकाश चाहिए, लंबे हैं तो भाई उनको खड़ा भी होना चाहिए, इसलिए क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, नहीं तो टूट फट के गिर जाएंगे, खत्म कहानी। लंबे मजबूत, लेकिन साथ ही और क्या होते हैं भैया, बहुत बड़े बड़े उनके पत्ते होते हैं। पत्ते क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। तो अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विषुवतीय क्षेत्र के जंगलों में या वनों में पेड़ कैसे पाए जाते हैं, तो लंबे मजबूत और चौड़ी पत्ती वाले। एक एग्जांपल देता हूँ आपको चौड़ी पत्ती का। मनी प्लांट का पेड़ सब देखा है, ठीक है। मनी प्लांट के पेड़ को आप ऐसे नॉर्मली एक पेड़ लगा दें, एक पेड़ को आप किसी पेड़ के सपोर्ट में लगा दें, ताजे यानी चलता हो जीवित पेड़ के सपोर्ट में लगा दें। वो पेड़ जो नॉर्मली सिंगल है उसकी अपेक्षा वो पेड़ जो धरती में लगा हुआ और दूसरे पेड़ के सहारे चल रहा है, उसमें आप देखें इतने बड़े बड़े पत्ते हैं। रीजन बायस नहीं, रीजन है कि उसको खुद तो पानी ले रहा है, साथ में उसकी जितनी भी जड़ें हैं वो उस पेड़ से भी पानी ले रही हैं, इसलिए उस पेड़ की पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होती उस पेड़ की अपेक्षा जो सिंगल लगा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस एरिया में ज़बरदस्त बारिश होती है और यहाँ के पेड़ लंबे मजबूत और चौड़ी पत्ती वाले होते हैं। क्लियर। एरिया आपको सर्वाधिक जंगल ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ब्राज़ील में कैसे वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वनों की खूबी क्या है, लंबे होंगे, मजबूत होंगे और चौड़ी पत्तीदार होंगे। भाई ब्राज़ील में जो जंगल है आपके उष्णकटिबंधीय वन, वहाँ पर जो पेड़ जंगल में ज़मीन पर चलना बहुत दुर्भर काम है, क्योंकि वहाँ पर इतने घने जंगल होते हैं, इतने ज़्यादा घने जंगल होते हैं कि जो पेड़ नीचे रह जाते हैं वहाँ सूर्य की रोशनी भी ज़मीन पर नहीं पहुँच पाती है, इतने घने जंगल होते हैं। सीजन कि जो भी पेड़ ऊपर निकल गया उसकी चौड़ी पत्ती हैं और पत्तियों के आधार पर पेड़ नीचे प्रकाश जा ही नहीं पाता है, समझिए। और घने जंगल हैं तो ऐसे ही हर पत्ती के नीचे पत्ती है, फिर पत्ती, ऐसे प्रकाश कहाँ नीचे जा पाएगा, इसलिए वहाँ पर हर पेड़ में होड़ लगी होती है ऊपर निकलने की, सूर्य के प्रकाश को पाने के लिए, समझ गए। और मजबूत भी होते रहे, ढंग नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि बहुत आसानी से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब एक चीज़ देखो, ये वाला जो उस आप मैप में देखिएगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया है कि उसमें जो आपका उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र के जितने भी देश हैं, जैसे अफ्रीका के ज़्यादातर देश, ठीक है, और इधर दक्षिण अमेरिका के ज़्यादातर देश, और एशिया में भारत में देख लीजिए। भारत की स्थिति अगर आपको बताई जाए तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, बीचों बीच से गुजरती है। ये भारत है हमारा, ठीक, हमारा भारत है। ये तो आपको सभी पता है कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर गमछा झार नॉर्मली भाषा है। ये सब चीज़ें टर्के में बहुत कम पढ़ाता हूँ, ऐसे आपने इतने दिन में ध्यान नहीं लिया होगा, फिर भी कभी कभी ट्रिक का सहारा लेना पड़ता है चीज़ें आपको दुरुस्त रखने के लिए, ठीक। तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अब देखिए जहाँ पर जबरदस्त गर्मी, अफ्रीका में देखिए लोग बहुत काले होते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक। रीजन ये है कि यहाँ पर जबरदस्त ये वाला एरिया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जबरदस्त गर्मी पड़ती है, इस क्षेत्र के लोग बहुत करिया होते हैं। वहीं पर आप देखिएगा जो भी आप देखें कि जैसे यूरोप वगैरह में देखिए, यूरोप में आपका इस वाले क्षेत्र में ज़्यादातर एरिया में पड़ेगा और ज़्यादातर एरिया ये वाला आ जाता है, ये तो कम ये वाला। इस एरिया में आप देखिए ब्रिटेन में देखिए, इंग्लैंड में देखिए ज़बरदस्त लोग गोरे होते हैं। भारत में देखिए, अगर ये भारत है, भारत में देखो, भारत से समझना शुरू करो, अपने घर से चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो भारत के तो जो ये वाला एरिया है साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के लोग बहुत करिया हैं। रीजन ये है क्योंकि ये एरिया, ये वाला क्षेत्र जो है विषुवत रेखा के नज़दीक पड़ता है, और इस वाले एरिया में मैंने आपको बताया इस वाले एरिया में ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है। इसलिए आप देखिए दक्षिण भारत के जितने भी लोग ज़्यादातर काले होते हैं, वो कुछ एक आध अपवाद होते हैं, कुछ होने गोरी होती है। रीजन ये है कि बाथिंग टब में फेयर लवली घोल कर ही नहाती है, और हम तो 4 साल से फेयर हैंडसम लगाते थे, भैया कोई असर नहीं है। तो फेयर हैंडसम लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। 4 साल लगा रहे हैं यार, कोई फ़ायदा नहीं है, उस पर मुझको क्लेम करना है। लेकिन आप जैसे दक्षिण भारत में, उसके बाद इस वाले एरिया में आएंगे, ये वाला एरिया, यहाँ पर लोग काले गोरे सांवले आपको मिलेंगे, ठीक। हम जैसे लोग दक्षिण भारत के लग रहे हैं,
मैं तो आपको दक्षिण भारत का लग रहा हूँ, लेकिन हूँ नहीं दक्षिण भारत का, हो जाता है यार, अपवाद हूँ उत्तर भारत में भी। लेकिन आप जैसे ही ऊपर आएंगे हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर पहुँचेंगे, स्पेशली जम्मू कश्मीर आप पहुँचेंगे, वहाँ के लड़के लड़के बहुत गोरे होते हैं, बहुते गोरे होते हैं, ठीक। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँ, जो लड़की जितनी ज़्यादा गोरी होती है दिमाग उतनी ज़्यादा खाली होती है। भगवान के पास, भगवान देखो हम कोई भी पेपर देते हैं उसकी टाइमिंग फिक्स होती है, फिक्स होती कि नहीं फिक्स होती है। जैसे आप SSC का पेपर दोगे तो 1 घंटे की टाइमिंग है, कोई भी 1.5 घंटे की, 2 घंटे की। UPSC PCS की तैयारी दोगे तो 2 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है और सभी के लिए 2 घंटे फिक्स हैं। तो भगवान के पास भी टाइम बहुत ही कंजस्टेड है। तो आप उस 2 घंटे के पेपर में चाहे सवाल लगा लो या बैठे रहो या पास मार्किंग करो या टॉप मार्किंग कर ले जाओ, वही हाल खुदा का भी है। भगवान जब इंसान किसी शख्स को बहुत सुंदर बनाने लगता है तो उसको दिमाग वाला एरिया खाली छोड़ देता है, क्योंकि टाइम इसके बाद ख़त्म हो जाता है। जिसको सुंदर नहीं बना पाता है उसको दिमाग भर देता है। इसीलिए बाकी आप समझदार हैं, समझाने की ज़्यादा कोशिश नहीं करूँगा। तो इसलिए आप देखिए कि जैसे इस वाले क्षेत्र के जो भी लोग होंगे काले होंगे, लेकिन जैसे शीतोष्ण कटिबंध या टेम्परेट जोन में आप जाएंगे, जैसे आप चीन, यहाँ चीन पड़ेगा, आपका चीन पड़ेगा, मंगोलिया पड़ेगा, इस वाले एरिया के लोग भारत की अपेक्षा ज़्यादा गोरे होंगे। लेकिन इस वाले एरिया में रूस पड़ जाएगा, तो रूस है, कनाडा है, ये सारे एरिया जो हैं इस क्षेत्र में पड़ेंगे। तो इस क्षेत्र, सॉरी कनाडा तो यहाँ पड़ेगा, इसमें रूस आ जाएगा शीत कटिबंध में। तो रूस के लोग अगर आप एक बार उनके चेहरे पे ऐसे कर दो ना तो लगेगा कि बाप रे सारा खून इनका ऊपर आ गया, इतने ज़्यादा गोरे होते हैं। आप देखिए उनकी भाव, बाल वाल सब गोरे हो जाते हैं। इधर आप ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया देश में जाएंगे, ऑस्ट्रेलियन को देखिए, न्यूजीलैंड वालों को देख लीजिए, ठीक है। मतलब इतने गोरे होते हैं, इनके बाल भी गोरे हो जाते हैं, चेहरे की तो बात छोड़ो। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ये स्टार्टिंग लेक्चर इसलिए थोड़ा छोटा हो सकता है, आधारभूत चीज़ें थी, बेस आपको यहाँ समझाना था। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आप सारी समझ चुके होंगे, ठीक है। और कुछ छूटा तो नहीं है शायद, जो भी छूटा होगा अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा, ठीक है। अगले लेक्चर में अगली मैपिंग को आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, और आपसे भी कमेंट के माध्यम से बताएंगे मैपिंग की पहली क्लास कैसी लगी, और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी आपको, आप सिर्फ लगे रहिए, ठीक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।